हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे गेहूं बुआई करते समय यह 5 गलतियां भूल कर भी ना करें। गेहूं की फसल से एक अच्छा उत्पादन यदि आप निकालना चाहते हैं तो यह जो 5 गलतियों के बारे में बतलाएंगे, 5 ज़रूरी कामों के बारे में बतलाएंगे, इनको यदि फॉलो करेंगे तो उत्पादन आप बढ़ा सकते हैं। वे 5 गलतियां जो किसान भाई बोआनी करते समय, सोइंग करते समय गेहूं की काफ़ी परेशानी आती है, उत्पादन उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। तो इन गलतियों को दोहराएंगे तो उत्पादन कम मिलेगा और इन गलतियों को आप सुधारेंगे तो 5 से 7 क्विंटल पैदावार बढ़ने वाली है। तो वे कौन सी गलती, कौन से ज़रूरी काम है, इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करना है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सही समय और सिंचाई, यानी जो सही टाइमिंग है और सिंचाई है, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। जो सबसे बड़ी जो गलती है टाइमिंग का चुनाव और सिंचाई, इस पर किसान भाई गलती कर देते हैं। खेत खाली होने के बावजूद भी दिसंबर नवंबर अंत में बुआई करते हैं और सिंचाई स्प्रिंकलर से करते हैं। गेहूं की बुआई 20 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के मध्य हर हालत में आपको बुआई कर देनी चाहिए, क्योंकि लेट बुआई करने में 4-5 क्विंटल पैदावार घट जाती है, दाना अच्छे से भराव नहीं ले पाता है और समय से पहले ही बालियां निकल जाती हैं। क्योंकि फरवरी अंत तक दिन का जो तापमान है उसमें वृद्धि होने लगती है। खेत यदि खाली हो तो ज़्यादा आपको देर नहीं करनी है। यदि आप मटर की खेती कर रहे हैं और दोबारा फिर से आपको मटर लगाकर मूंग उड़द की खेती करनी है या फिर सोच रहे हैं ऐसा, तो फिर उसके लिए कोई बात नहीं। बाकी आप केवल अभी खेत खाली है और गेहूं की प्लानिंग है तो ज़्यादा समय जाया ना करते हुए समय बुआई आपको करनी चाहिए। सिंचाई, एरीगेशन, तो जो एरीगेशन है सबसे पहले आपको पलेवा करना है। सूखे खेत पर आपको बुआई नहीं करनी है, पलेवा करना है। पलेवा करने के बाद जो पहली सिंचाई है वो 21 से 25 दिनों के मध्य आपको सोइंग कर देना चाहिए। इस प्रकार 15 से 17 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। यदि मध्य अक्टूबर में आप बुआई कर रहे हैं तो जो पहली सिंचाई है 18 से 20 दिन का अंतर रखें, और यदि आप नवंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में सोइंग कर रहे हैं तो 25 दिन का अंतर आपको रखना चाहिए। दिसंबर में बुआई करने पर लगभग 27 से 28 दिन के अंतर रखकर आपको पहला पानी देना चाहिए, क्योंकि जल्दी बुआई करने से जर्मिनेशन जल्दी हो जाता है और जैसे जैसे ठंडी नज़दीकी आती जाती है जर्मिनेशन में समय लगता है। तो स्टार्ट में सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं, जड़ें, न्यूट्रिशियन और पानी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, तो आपको सिंचाई भूमि के हिसाब से करनी चाहिए। हल्की भूमि है तो थोड़ा जल्दी सिंचाई, भारी भूमि है, काली मिट्टी, काली दोमट है, तो अंतर को आप बढ़ाकर सिंचाई कर सकते हैं। तो सिंचाई आवश्यकता अनुसार आपको करना चाहिए और जो सिंचाई एरीगेशन है वो फ्लैट एरीगेशन से ही आपको सिंचाई करनी चाहिए। दूसरी जो गलती है दोस्तों, बेसल डोज, यानी बुआई के समय एक ऐसे पोषक तत्वों की पूर्ति ना करना, यानी कुछ भी आप खादों का प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित आपको मात्रा पर यदि खाद और उर्वरक की आपूर्ति करेंगे तो पैदावार अच्छी मिलने वाली है। गेहूं की फसल पर जो जरूरी पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, बोरोन और जिंक जो पोषक तत्व हैं, और यदि आप सीवीड का भी प्रयोग करेंगे पहली खाद में तो और अच्छा आपको फ़ायदा होने वाला है। तो बुआई के समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, तो एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट, जो एसएसपी पाउडर फॉर्म वाली आती है, 50 किलोग्राम लेना है, और वेंटोनाइट सल्फर 10 किलोग्राम। जब आप रोटावेटर चलवाते हैं उस समय पूरे खेत में बिखेर करके रोटावेटर से ठीक तरीके से मिलवा दीजिए, खेत को समतल करा लीजिए। और जिस दिन आप सोइंग कर रहे हैं उस समय 1846 डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट 50 किलोग्राम, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% वाली 30 किलोग्राम, और यूरिया खाद आपको थोड़ा सा लेना, ज़्यादा नहीं, केवल 15 किलोग्राम। इनको आपको ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है। यदि सस्ते पर या फिर आसपास गोबर की खाद भी उपलब्ध हो तो आप 1 ट्राली गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। और थोड़ा सा अच्छा बजट है, सस्ते में 50 किलोग्राम जिप्सम बहुत सस्ता आता है, बुआई के समय भी आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सस्ता होता है। बाकी डीएपी, एमओपी, यूरिया का प्रयोग ज़रूर करें, और खेत की तैयारी करते समय एसएसपी का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। यह जो कॉम्बिनेशन है प्रति एकड़ की दर से जानकारी साझा की है। तो इस प्रकार आपको बुआई के समय इन खादों की पूर्ति करेंगे तो
इन खाद पर, इस कॉम्बिनेशन पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मुख्य पोषक तत्व, सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट, सल्फर है, कैल्शियम है और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरॉन है, इनकी पूर्ति इस कॉम्बिनेशन से होने वाली है। आगे चल के हम जिंक की जो उपलब्धता है वो कराने वाले हैं। पहली खाद पर जिंक सल्फेट का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट खाद पर। बाकी बुआई के समय इन खादों का प्रयोग आप करेंगे तो बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें ज़रूरी और महत्वपूर्ण न्यूट्रिएशन पोषक तत्वों का कॉम्बिनेशन है, जो आप अपनी गेहूँ पर, हल्की भूमि है, भारी भूमि है, लेट सोइंग कर रहे हैं, समय बुआई कर रहे हैं, आपको अच्छा उत्पादन यदि निकालना चाहते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को प्रति एकड़ की दर से जब आप बुआई कर रहे हों उस समय प्रयोग आपको करना चाहिए। नंबर 3, उन्नतशील किस्में। जो तीसरी गलती किसान भाई करते हैं वो करते हैं वैरायटी को चुनाव को लेकर, यानी किस्मों का चुनाव ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। देखिए, अपने राज्य, जलवायु, क्लाइमेट्स कंडीशन के हिसाब से उन्नतशील वेस्ट किस्म का चुनाव आपको करना चाहिए। लेकिन फिर भी यह जो वैरायटी बतलाएंगे इनका भी उत्पादन बेहतरीन देखने के लिए मिलता है। श्री राम सुपर 303 वैरायटी है, GW 322 गेहूं की किस्म है, HI 8759 पूसा तेजस के नाम से आती है, HD 2967 के नाम से आती है और करण वंदना जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। खासकर GW 322 है, HI 8759 और सुपर 303 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। बाकी अपने राज्य के हिसाब से बेस्ट वैरायटी का चुनाव करें। जो भी आप किस्म का चुनाव कर रहे हैं, नई वैरायटी को आप लगा रहे हैं तो डेमो के रूप में थोड़ी बहुत जगह पर 1-2 एकड़ पर बुआई करके देखिए। उस वैरायटी का उत्पादन अच्छा है तो फिर आगे चल के उसका रकबा को आप खेती का करने का जो रकबा है उसको आप बढ़ा भी सकते हैं। तो आपको तीसरी जो गलती है कि जब वैरायटी का चुनाव वो आप परंपरागत तरीके से गेहूं खेती ना करें, वैज्ञानिक तरीके से आपको खेती करनी चाहिए गेहूं की। चौथी जो दोस्तों गलती है, प्रति एकड़ सीड्स रेट, यानी 1 एकड़ में कुछ ऐसे किसान भाई भी हैं हमारे ही मध्य प्रदेश पर जो 1 एकड़ पर 80 किलोग्राम से लेकर 1 क्विंटल सीड्स की बुआई करते हैं प्रति एकड़। तो सही जो रेट है, अगर हम बात करें 1 एकड़ में 40 किलोग्राम से लेकर 45 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि आप सीडरल विधि से खेती कर रहे हैं तो 45 किलोग्राम से सीड्स से ज़्यादा आपको सोइंग नहीं करनी चाहिए समय में। लेकिन आप छिटका विधि को अपना रहे हैं तो फिर 50 किलोग्राम तक 1 एकड़ में जो सीड्स है वो आपको सोइंग करनी चाहिए। तो ज़्यादा सोइंग करने से क्या होता है, ज़्यादा बुआई करने से क्या होता है कि सघनता में पास से यदि आप सोइंग करेंगे तो उतना अच्छा फुटाव देखने के लिए नहीं मिल पाता है, वायु का संचारण ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके कारण पौधे में ज़्यादा टेलरिंग की संख्या देखने के लिए नहीं मिल पाती है। तो पौधा थोड़ा निश्चित दूरी पर, लाइन से लाइन की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर, जो गहराई है 5 से 7 सेंटीमीटर अधिकतम गहराई पर आपको सोइंग करनी चाहिए। ध्यान रखिए, पलेवा करके ही बुआई करनी है आपको। यदि इस डिस्टेंस पर आप बुआई करेंगे दोस्तों तो जो फुटाव है, टेलरिंग की संख्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली है। यदि आप 1 एकड़ में 70-80 किलोग्राम सीड्स की बुआई करेंगे तो जो पौधा है एक ही बाली आने वाली है, ज़्यादा फुटाव 1 से 2 फुटाव भी देखने के लिए मिलेंगे। तो ज़्यादा आपको सीड्स की बुआई नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं 5वीं गलती के बारे में, बीज उपचार। बीज उपचार यदि आप नहीं करेंगे तो कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। किसान भाई क्या करते हैं कि बीज उठाया और बोनी कर दी, सोइंग कर दी। तो जो सबसे बड़ी जो समस्या है दोस्तों कि रस्ट की समस्या आती है, झुलसा की समस्या आती है, रूट रॉड, कुछ किसान भाइयों के खेतों पर सूखने की समस्या आती है। 5-10% गेहूँ बीच में पौधे सूखने लगते हैं। तो बीज उपचार करेंगे तो फसल हरी भरी रहेगी, ग्रीननेस रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा टेलरिंग की संख्या देखने के लिए मिलेगी। 0 दिन से लेकर 45 दिन के बीच में जो फंगस, फफूंदी जनित जड़ में फंगस लगते हैं उनसे भी निजात मिलने वाली है और चमक बढ़वार बहुत अच्छी देखने के लिए मिलेगी। तो बीज उपचार BASF कंपनी की झेलोरा फंगीसाइड को 1 किलोग्राम बीजों को 2 ml की दर से उपचारित करें, या फिर बायर कंपनी की एवरगोल से भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। 1 से 1.5 ml प्रति किलोग्राम जो बीज है उनको आप बीज उपचार करके यदि सोइंग करेंगे, और बीज उपचार उसी दिन करना है जिस दिन आप बुआई कर रहे हैं। बीज उपचार करें
40 मिनट तक छाँव में सुखाना है। उसके बाद आपको सोइंग कर देना चाहिए। अंकुरण जर्मिनेशन बहुत शानदार देखने के लिए मिलेगा। तो यह जो 5 गलती हैं या फिर 5 ज़रूरी काम समझ लीजिए, इनको आप फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे, कोई ज़्यादा लागत नहीं लगेगी। बीज उपचार में कोई खास लागत नहीं है। बेसल डोज पर जो आप खादें दे रहे हैं, हमने व्यवस्थित तरीके से बतलाया कि क्वांटिटी कितनी कितनी रखनी चाहिए। कोई ज़्यादा लागत नहीं लगने वाली है। यदि उन्नतशील किस्म का चुनाव आप करेंगे तो पैदावार आपकी ही बढ़ने वाली है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इन बातों को फॉलो करने से पैदावार बढ़ने वाली है। अब गेहूं की फसल पर सिंचाई करने का सही तरीका क्या है, गेहूं की फसल पर पहली खाद कौन सी देनी चाहिए, गेहूं की फसल पर बीमारी फंगस लगने पर पहला स्प्रे कौन सा करना चाहिए, संपूर्ण जो डिटेल है चैनल पर वीडियो स्टेप बाय स्टेप पार्ट टू पार्ट आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।